आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालेंगे जिसने दलित अधिकारों और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया, पूना पैक्ट। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें 1930 के दशक की शुरुआत की वो जो उथल-पुथल भरी राजनीति थी उसमें ले जाते हैं। हाँ, खासतौर पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन से शुरू होकर फिर सांप्रदायिक पुरस्कार, गांधी जी का विरोध और फिर पूना पैक्ट तक की कहानी और उसके नतीजों को समझने में ये स्रोत हमारी मदद करेंगे। तो हमारा मकसद साफ है, इन जटिल घटनाओं की परतें खोलना। कैसे दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का ये विचार सामने आया, गांधी जी ने इसका इतना पुरजोर विरोध क्यों किया, और आखिर पूना पैक्ट के जरिए क्या समझौता हुआ और क्यों। और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस समझौते का दलित समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनकी सामाजिक स्थिति पर क्या असर पड़ा। हाँ, क्या ये उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम था या इसने कुछ नई चुनौतियां खड़ी कर दी। बिल्कुल। तो चलिए उस दौर में चलते हैं, लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जहां दलित प्रतिनिधित्व का सवाल एक बड़े टकराव का मुद्दा बन गया था। हाँ, यहीं से कहानी शुरू होती है। हाँ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था पहली बार। हाँ, और गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर भी थे दलित वर्गों के प्रतिनिधि के तौर पर। अच्छा। सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य था भारत के नए संविधान के लिए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सवाल को हल करना। और यहीं पे बात अटक गई, खासकर दलितों के प्रतिनिधित्व के तरीके को लेकर। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी कि दलितों को अन्य अल्पसंख्यकों की तरह, मतलब मुस्लिम और सिखों की तरह, पृथक निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए। सही। सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब था कि दलित मतदाता ही दलित उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे। उनका तर्क था कि संयुक्त निर्वाचक मंडल मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट, जहां सभी वोट डालते हैं, उसमें सवर्ण हिंदुओं के वोटों का दबदबा रहेगा। हाँ, और चुने गए दलित प्रतिनिधि फिर वो असल में सवर्णों के प्रति ही जवाबदेह होंगे, ना कि दलित हितों के प्रति। उन्हें लगता था कि असली राजनीतिक शक्ति और स्वायत्ता के लिए पृथक निर्वाचन जरूरी है। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उनके विरोध का आधार क्या था? क्या ये सिर्फ हिंदू एकता को बनाए रखने की चिंता थी? हिंदू एकता निश्चित रूप से एक बड़ा कारण था। गांधी जी का मानना था कि दलितों को एक अलग राजनीतिक इकाई मानना हिंदू समाज को मतलब स्थायी रूप से विभाजित कर देगा। उन्हें लगता था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म की एक अंदरूनी बुराई है जिसे हिंदू समाज को खुद सुधारना होगा, न कि राजनीतिक अलगाव से। और शायद अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का भी असर दिखा उन्हें। बिल्कुल, वो भी था, लेकिन इसके पीछे उनका एक गहरा दार्शनिक नजरिया भी था। वे मानते थे कि राजनीतिक अलगाव सामाजिक सुधार के रास्ते वो बंद कर देगा। तो सम्मेलन में इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई। हाँ, अंबेडकर अपनी मांग पर अड़े रहे, गांधी जी अपने विरोध पर। बिल्कुल। जब भारतीय प्रतिनिधि किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने ये मामला ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड पर छोड़ दिया कि वे ही इस पर अंतिम फैसला करें। हाँ, और मैकडॉनल्ड ने फैसला किया भी। हाँ, 16 अगस्त 1932 को उन्होंने अपने विवादास्पद सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें क्या खास था? देखिए, इसमें मुस्लिम, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए तो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जारी रखी गई जो पहले से थी। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा और विवादास्पद कदम था दलित वर्गों, जिन्हें उस समय डिप्रेस क्लासेस कहते थे। हाँ, उनको भी अल्पसंख्यक मानते हुए उन्हें भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। जी हाँ, उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार देना। इसके तहत दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई जिन पर केवल दलित मतदाता ही वोट डाल सकते थे। और उन्हें सामान्य सीटों पर भी वोट डालने का अधिकार था। हाँ, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोट डालने का अधिकार दिया गया था, मतलब एक तरह से 2 वोट। अच्छा, 2 वोट। लेकिन मुख्य बात थी पृथक निर्वाचक मंडल का सिद्धांत। हाँ, जिसने दलितों को हिंदुओं से अलग एक राजनैतिक समूह के रूप में मान्यता दी। उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं में कुल 71 सीटें इस व्यवस्था के तहत दी गईं। इस घोषणा पर डॉक्टर अंबेडकर की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्हें तो लगा होगा कि उनकी मांग पूरी हो गई। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने इस घोषणा का स्वागत किया। उन्हें लगा कि यह दलितों को अपनी आवाज बुलंद करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक जरूरी राजनीतिक हथियार देगा। ये उनके लंबे संघर्ष का एक तरह से परिणाम था। लेकिन गांधी जी
गांधी जी के लिए यह अस्वीकार्य था। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, वे इसे हिंदू समाज के विघटन के रूप में देख रहे थे। उन्हें लगा कि ये अस्पृश्यता निवारण के उनके प्रयासों को गहरा धक्का पहुंचाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि अगर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था वापस नहीं ली गई तो वे आमरण अनशन करेंगे। और जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल से अपना अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन ने तो पूरे देश में हलचल मचा दी होगी। जबरदस्त हलचल। आप सोचिए, गांधी जी की जान दांव पर लगी थी। पूरे देश में चिंता और दबाव का माहौल बन गया। कांग्रेस के नेता, हिंदू महासभा के नेता और अन्य राष्ट्रवादी ताकतें डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव डालने लगी कि वे गांधी जी की जान बचाने के लिए कोई रास्ता निकालें। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही भावनात्मक और राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण स्थिति थी। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये कितनी मुश्किल स्थिति रही होगी। एक तरफ उनके समुदाय के लिए मिला राजनीतिक अधिकार, दूसरी तरफ गांधी जी का जीवन और राष्ट्रव्यापी दबाव। निश्चित रूप से उन पर भारी दबाव था। कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर झुकने को तैयार हुए, लेकिन अपनी शर्तों पर। अच्छा, क्या शर्तें थीं? वे पृथक निर्वाचक मंडल छोड़ने को राजी हुए, बशर्ते दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और उनके हितों की सुरक्षा के लिए कुछ अन्य प्रावधान किए जाएं। और इसी पृष्ठभूमि में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। हाँ, पूना पैक्ट इसी गहन बातचीत और दबाव का नतीजा था। ये समझौता मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलित वर्गों की ओर से, और पंडित मदन मोहन मालवीय, जो सवर्ण हिंदुओं और गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पर थे, उनके बीच हुआ। लेकिन गांधी जी ने खुद हस्ताक्षर नहीं किए थे। नहीं, गांधी जी ने खुद इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो जेल में थे और तकनीकी रूप से वे सीधे पक्षकार नहीं बनना चाहते थे। लेकिन ये उनकी सहमति और उनके अनशन के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस पर कई प्रमुख नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। कुछ प्रमुख नाम कौन थे जिससे इस समझौते के व्यापक आधार का पता चले? हाँ, लिस्ट काफी लंबी है, जो दिखाती है कि इसे अलग अलग वर्गों का समर्थन था। डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के अलावा कुछ प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं में M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, C. राजगोपालाचारी यानी राजा जी, हाँ, राजा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घनश्याम दास बिड़ला, G.D. बिड़ला, राव बहादुर श्रीनिवासन, M.C. राजा, जो एक और प्रमुख दलित नेता थे। अच्छा, M.C. राजा भी थे? हाँ, P. बालूगवाई और कई अन्य हिंदू और दलित नेता। यह दिखाता है कि यह केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि एक व्यापक सहमति बनाने का प्रयास था। तो इस पूना पैक्ट में तय क्या हुआ? मुख्य बिंदु क्या थे, खासकर सीटों को लेकर? सबसे बड़ा बदलाव था सीटों की संख्या और निर्वाचन के तरीके में। जहां सांप्रदायिक पुरस्कार ने दलितों को 71 सीटें दी थीं पृथक निर्वाचन के तहत, हाँ, वहीं पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचन को खत्म कर दिया और उसकी जगह आई संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षित सीटों की व्यवस्था। लेकिन सीटें बढ़ गई? हाँ, सीटें बढ़ाकर लगभग दोगुनी यानी 148 कर दी गईं। 71 से 148, ये तो सीटों के लिहाज से एक बड़ी जीत लगती है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो लगता है। स्रोत में प्रांतीय ब्यौरा भी है, कहाँ कितनी सीटें मिली? हाँ, ये सीटें अलग अलग प्रांतीय विधानसभाओं में बांटी गईं। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में 30, बंगाल में 30, संयुक्त प्रांत यानी आज का यूपी, उसमें 20, बिहार और उड़ीसा में 18। अच्छा खासा बंटवारा था। हाँ, मध्य प्रांत में 20, बॉम्बे और सिंध में 15, पंजाब में 8 और असम में 7 सीटें आरक्षित की गईं। कुछ गणनाओं में कुल संख्या 147 भी आती है, पर 148 ज्यादा मान्य है। तो 71 के मुकाबले ये काफी ज्यादा था। निश्चित रूप से। और केंद्रीय विधानमंडल के बारे में भी कुछ था? हाँ, केंद्रीय विधानमंडल में भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों की कुल सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित करने पर सहमति बनी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था पृथक निर्वाचक मंडल का खत्म होना। बिल्कुल। इसकी जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल आया। ये कैसे काम करता? देखिए, संयुक्त निर्वाचक मंडल के तहत आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार तो केवल दलित वर्ग का ही हो सकता था। हाँ, लेकिन वोट डालने का अधिकार उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं को था, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। मतलब दलित उम्मीदवार को जीतने के लिए सवर्ण हिंदू वोटों की भी जरूरत पड़ती। हाँ, बिल्कुल यही। तो एक तरफ सीटें बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ दलितों का अपने प्रतिनिधि चुनने का वो जो विशेष अधिकार था वो खत्म हो गया। इस बदलाव का क्या मतलब था? इसके दूरगामी परिणाम हुए।
समर्थकों का कहना था कि इससे दलित उम्मीदवार मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ेंगे। उन्हें व्यापक समर्थन हासिल करना होगा, जिससे अलगाव कम होगा। लेकिन आलोचकों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर को बाद में यह महसूस हुआ कि ये कारगर नहीं रहा। हाँ, कि इस व्यवस्था के तहत चुने गए दलित प्रतिनिधि अक्सर सवर्ण वोटों पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि वे दलितों के हितों की प्रभावी पैरवी नहीं कर पाते। यह बहस तो आज भी जारी है कि कौन सी व्यवस्था दलित सशक्तिकरण के लिए बेहतर थी। इस पैक्ट के बाद गांधी जी की गतिविधियों में भी बदलाव आया, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपना ध्यान हटा लिया। अच्छा। उनका पूरा फोकस अब सामाजिक सुधार, विशेषकर अस्पृश्यता निवारण पर केंद्रित हो गया। उन्हें लगा कि राजनीतिक समाधान से ज्यादा जरूरी है सामाजिक चेतना जगाना और हिंदू समाज के भीतर से इस बुराई को खत्म करना। और इसी कड़ी में उन्होंने कुछ संगठन भी बनाए। बिल्कुल। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने 1932 में ही अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। हाँ, बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। हरिजन शब्द गांधी जी ने दलितों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था, हालांकि ये शब्द बाद में विवादित भी हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इस संघ के पहले अध्यक्ष उद्योगपति जीडी बिड़ला थे, जो पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता भी थे। अच्छा, वही जीडी बिड़ला। जी। इस संघ ने कुएं, मंदिर, स्कूल आदि दलितों के लिए खुलवाने और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम किया। क्या उस दौर में दलित हितों के लिए अन्य संगठन भी सक्रिय थे, अंबेडकर और गांधी जी के अलावा? हाँ, निश्चित रूप से। दलित चेतना और संगठन का काम केवल इन दो नेताओं तक सीमित नहीं था। स्रोत बताते हैं कि बाबू जगजीवन राम, जो बाद में एक बड़े राष्ट्रीय नेता बने, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की। डिप्रेस्ड क्लास लीग? हाँ, इसने दलितों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण काम किया। और डॉक्टर अंबेडकर का संगठनात्मक काम भी जारी रहा होगा पूना पैक्ट के बाद? बिल्कुल। पूना पैक्ट के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर दलितों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संगठित करने में लगे रहे। उन्होंने महसूस किया कि दलितों को अपने अधिकारों के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक मंच की जरूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। अच्छा, 1942 में? हाँ, जो एक राजनीतिक दल के रूप में काम करता था। इससे पहले 1926 में MC राजा, जिनका हमने जिक्र किया, हाँ, पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता, जी, उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया था। तो ये सभी प्रयास दलित समुदाय के भीतर बढ़ती जागरूकता और वो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उसको दर्शाते हैं। स्रोत में पूना पैक्ट से कुछ समय पहले 14 अगस्त 1931 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुई एक मुलाकात का भी जिक्र है, जिसमें एक तीखी टिप्पणी की बात कही गई है। हाँ, ये मुलाकात उनके बीच के गहरे वैचारिक मतभेदों को उजागर करती है। स्रोत के अनुसार इस बातचीत में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के हरिजन उद्धार के प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए कहा था। क्या कहा था? कि गांधी जी का प्रभाव उस धूल की तरह है जो उड़ती तो है पर जमीन को समतल नहीं करती। महात्माज आर लाइक फ्लीटिंग फैंटम्स रेजिंग डस्ट बट रेजिंग नो लेवल। ओए, ये तो बहुत तीखी आलोचना थी। इसका क्या अर्थ था? डॉक्टर अंबेडकर का आशय शायद यह था कि गांधी जी के प्रयास सतही हैं। वो अस्पृश्यता की समस्या की सामाजिक और राजनीतिक जड़ों पर प्रहार नहीं करते। वे मानते थे कि केवल मंदिर प्रवेश या सहभोज जैसे कदमों से दलितों की स्थिति में मौलिक सुधार नहीं आएगा, जब तक कि उन्हें वास्तविक राजनीतिक शक्ति और सामाजिक समानता नहीं मिलती। तो ये टिप्पणी उस समय की पीड़ा और अधीरता को दर्शाती है। हाँ, दलित नेतृत्व की पीड़ा और अधीरता को, जिन्हें लगता था कि मुख्य धारा का राष्ट्रीय आंदोलन उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये उस समय के दो महान नेताओं के दृष्टिकोण का टकराव था। दोनों अपने अपने तरीके से समाज का भला चाहते थे, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। हाँ, और हम यहाँ केवल स्रोत में दर्ज विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी का पक्ष लिए बिना। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलित प्रतिनिधित्व पर गतिरोध बना। हाँ। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार के जरिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया, जिसके दबाव में पूना पैक्ट हुआ। सही। और पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल को खत्म कर संयुक्त निर्वाचक मंडल के तहत आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी। हाँ, इसने दलित राजनीति की दिशा बदली, गांधी जी के फोकस को अस्पृश्यता निवारण पर केंद्रित किया और भारतीय राजनीति में वो जो दलित प्रश्न है उसको स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम हमें सिखाता है कि कैसे राजनीतिक सौदेबाजी, सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत विश्वास और नेतृत्व के टकराव,
ये सब मिलकर इतिहास की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति के अनशन ने एक बड़े नीतिगत फैसले को पलट दिया और एक नया राजनीतिक समीकरण बना दिया। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों ने 2 मॉडल्स की बात की, पृथक निर्वाचक मंडल जो कम्युनल अवार्ड में था, और आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल जो पूना पैक्ट में आया। हाँ, एक विचार करने योग्य है कि दलित समुदाय के दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के नजरिए से इन दोनों व्यवस्थाओं के क्या संभावित प्रभाव होते। क्या पृथक निर्वाचक मंडल, जैसा अंबेडकर चाहते थे, दलितों को ज्यादा स्वायत्तता देता, या पूना पैक्ट वाली व्यवस्था ने उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ने का बेहतर अवसर दिया, भले ही उसकी अपनी चुनौतियां थी। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इतिहास इस पर लगातार बहस करता रहा है और शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रतिनिधित्व का असल मतलब क्या है।